T1 बैच के लिए ये वीडियो है। अब फ्री ऑन एयर है, सभी के लिए उपलब्ध है आनंद आईएएस चैनल पर। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर। आज आपको गवर्नमेंट सर्विस में प्रयोग की जाने वाली इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा हूँ। ये आपको केस स्टडी में काम आएगी, प्रिलिमिनरी के सेकंड पेपर में, जीएस के फोर्थ पेपर की केस स्टडी में काम आएगी और इंटरव्यू में काम आएगी। और एक अधिकारी के मुंह से आप सुन रहे हैं तो ये ऑथेंटिक है और मेरे जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। एक गलतफहमी बहुत लोगों को है कि पॉलिटिकल प्रेशर डलवा लेंगे और मनचाहा ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा लेंगे। करवाते ही हैं लोग, पैसा भी देते हैं, ये भी सुना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि राजनीतिक दबाव अगर आप डलवाते हैं तो आप डलवा नहीं सकते, नियम विरुद्ध है। राजकीय सेवा आचार संहिता गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स के अगेंस्ट है और इसके लिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए पॉलिटिकल प्रेशर में, यानी मंत्री जी से आपने चिट्ठी लिखवा ली तो आपका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन बाद में आप पर कार्रवाई की जा सकती है और जिस जगह जिस मलाईदार पोस्ट के लिए आपने ट्रांसफ़र करवाया था वहाँ से आपको हटा के सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसलिए बड़ी ही चतुराई से काम लेना होता है। जब पूछा जाता है कि आपने राजनीतिक दबाव डलवाया था तो आपके बच निकलने के रास्ते होने चाहिए। वे रास्ते मैं यहाँ नहीं बता रहा, जब आप सरकारी नौकरी करने लगें तब मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स ये हैं कि आप व्यापारियों से, पब्लिक से, राजनेताओं से, मीडिया से, दलालों से, माफियाओं से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। और यदि ये संपर्क आप रखते हैं और सिद्ध हो जाता है तो आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन था, प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट, छापेमारी, मैंने ज़्यादातर यही काम किया है। तो तमाम अधिकारी ट्रांसपोर्टरों की गोदामों में जाया करते थे, ट्रांसपोर्टरों के कार्यालय में जाकर ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठते थे। बहुत से लोग उनके साथ बैठ के दारू भी पीते थे और उनसे कुछ रहस्य उगलवाया करते थे उनके विरोधी पक्ष के ट्रांसपोर्टरों के, जिससे कि वो उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकें। जानकारी बड़ी सटीक मिलती थी। मैंने ये काम कभी नहीं किया। मैं लोगों से मना करता था कि ट्रांसपोर्टर की गद्दी पे मत बैठा करिए जाके। और 1993 में यही हुआ कि एक अधिकारी एक ट्रांसपोर्टर की गद्दी पर बैठे हुए थे। सड़क के किनारे ट्रांसपोर्टर का गोदाम था, उसकी गद्दी, गद्दी यानी दुकान, वो बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रहे थे। एक ड्राइवर ने उनकी फ़ोटो ले ली और बाद में जाकर किसी मौके पर जब उन अधिकारी ने उस ड्राइवर को किसी बात के लिए डांटा फटकारा तो उस ड्राइवर ने वो फ़ोटो ले जाकर कमिश्नर के सामने लखनऊ में ले जाकर रख दी और कहा, लिखित परामर्श शिकायत की कि ये अधिकारी जो है बिके हुए हैं ट्रांसपोर्टरों के हाथों और मुझे भी कहते हैं कि तुम भी मेरे हिसाब से चलो वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मुझे इनके उत्पीड़न से बचाया जाए, इनका ट्रांसफ़र किया जाए। कमिश्नर ने तुरंत संज्ञान लिया, प्रमाण था,
अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया, महत्वपूर्ण पद छिन गया, बड़ी पावरफुल पोस्ट पे थे, उस पोस्ट से उन्हें हटा दिया गया और बिल्कुल ही एक बेमतलब की पोस्ट पे उन्हें पोस्ट कर दिया गया। एडवर्स एंट्री भी हुई, जवाब तलब हुआ, वार्निंग इश्यू हुई, सब कर्म हो गए। तो आपसे जीएस के फोर्थ पेपर में या साक्षात्कार में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके बूढ़े माँ बाप आपके पिछले शहर में रह रहे हैं जहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी, नई जगह पर उनको लाना संभव नहीं है जहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ है, उनके इलाज की सुविधाएं नहीं हैं। जैसे मान लो पहले पोस्टिंग कानपुर में थी और फिर पोस्टिंग बिजनौर में हो गई, मेरी हुई जैसे, तो वहाँ पर माँ बाप का इलाज नहीं संभव है। आपके सामने कई रास्ते हैं, पैसा देकर ट्रांसफ़र रुकवा लें, राजनीतिक दबाव डालकर ट्रांसफ़र रुकवा लें, अपने वरिष्ठ अधिकारी से, नियुक्ति पदाधिकारी से रिक्वेस्ट कर लें कि मेरा ट्रांसफ़र रोक दिया जाए, या समाचार पत्रों में निकलवा दें कि ये ट्रांसफ़र मेरा बहुत जल्दी में कर दिया गया है और मैं ठीक से इसका निर्वाह नहीं कर पाऊँगा। तो उत्तर यही होगा कि वरिष्ठतम अधिकारी से मिलकर प्रार्थना करेंगे, राजनीतिक दबाव नहीं डलवाएंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे, मीडिया में नहीं जाएंगे इत्यादि। राजनीतिक दबाव कई बार बड़ा आसान होता है डलवाना। आपके घर में कोई रिश्तेदारी में कोई, परिचितों में, मित्रों में कोई नेता, मंत्री, मिनिस्टर हैं तो आपके लिए कोई कठिन नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी में ना तो प्रैक्टिकली ये करना चाहिए और ना थ्योरेटिकली एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में ये लिखना है आपको। प्रैक्टिकली भी राजनीतिक दबाव से बचना चाहिए, क्योंकि फिर आपके ऊपर एक राजनीतिक दल का लेबल लग जाता है। अगर आपने किसी सपाई नेता से या सिफारिश करवा ली तो आप सपा के अधिकारी मान लिए जाएंगे। आपके कैरेक्टर रोल में कहीं ना कहीं लिख दिया जाएगा कि ये अधिकारी सपा से प्रेरित हैं, और इस बात का प्रभाव आगे आने वाली सरकारों में पड़ेगा। भाजपा सरकार आएगी तो आपको रगड़ देगी, बसपा सरकार आएगी तो आपको रगड़ देगी, क्योंकि वो ये मानेंगे कि आप उनके विरुद्ध काम करेंगे। सभी सरकारें आते ही ट्रांसफ़र करती हैं बड़े पैमाने पर, आपको सबको पता है। ये बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र इसीलिए होते हैं जिससे कि सरकारी कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। लाइक माइंडेड अधिकारी होंगे या न्यूट्रल ऑफिसर होंगे मेरे जैसे, तो काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। लेकिन टैग्ड ऑफिसर होंगे, टैग्ड, जिन पर टैग लगा हो किसी राजनीतिक दल का, तो ठीक नहीं होगा। हाँ, आपके ऊपर अगर उसी राजनीतिक दल का टैग लगा है जिस राजनीतिक दल की सरकार है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सरकार हट गई, नई सरकार किसी और राजनीतिक दल की आ गई, तो समस्या होगी। तो राजनीतिक दबाव डलवाने से बचना चाहिए। एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग में तो हमेशा आपको यही लिखना है कि राजनीतिक दबाव नहीं डलवाएंगे, पैसे का दबाव नहीं डलवाएंगे। आपको सिचुएशन ऐसी पैदा की जाती है आंसर राइटिंग में, मेंस में या इंटरव्यू में, कि आपको लगे कि ये तो बहुत साधारण बात है, कर ही लेना चाहिए। वही जैसे मैंने बताया कि आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इलाज चल रहा है, आप गाज़ियाबाद में पोस्टेड थे, आपके माता पिता हैं जिनका कैंसर का इलाज दिल्ली से चल रहा है, आपकी पोस्टिंग बलिया के एक गांव में कर दी जाती है, एसडीएम हो जाते हैं आप तहसील में, बलिया में, मान लो रसड़ा में हो जाते हैं, जहां पर ये इलाज की सुविधाएं आसपास उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन आपको कोई बताता है
कि 2 लाख रुपए देकर ये ट्रांसफ़र रुकवाया जा सकता है। आपके पास पूरी ईमानदारी से कमाए हुए भी 2 लाख रुपए हैं, आपको कोई घूस नहीं लेनी पड़ेगी इसके लिए। देखिए एग्ज़ाम में या इंटरव्यू वाले आपको किस तरह बरगलाते हैं। तो आप वो 2 लाख रुपए देकर अपना ट्रांसफ़र रुकवा लेंगे, क्योंकि आप एक बहुत कर्मठ अधिकारी हैं। गाज़ियाबाद में आप बहुत अच्छे से कार्य कर रहे थे और माता-पिता का इलाज भी चल रहा था। तो क्या आप ये ऑप्शन लेना पसंद करेंगे? नहीं। प्रार्थना पत्र देंगे, माता-पिता के कैंसर के इलाज के प्रमाण अटैच करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि मैं बताऊं, सच में असलियत में सरकारें ये सब कुछ नहीं मानती हैं। जब ट्रांसफ़र होना होता है तो हो जाता है। बिल्कुल मानवीय रवैया नहीं है। सच में बीमार बने रहें तब भी, क्योंकि लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगाते हैं, लोग फर्जी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, माता पिता को ढाल बनाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को ढाल बनाते हैं। इसलिए सरकारें सुनती नहीं हैं ये बातें। लेकिन लिखने के लिए यही बात रहेगी एग्ज़ाम में कि मैं ऐसा करूँगा, उचित माध्यम से प्रार्थना पत्र दूंगा। आई विल गिव एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। ये बहुत परेशान करने वाला सवाल होता है इंटरव्यू का और मेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस ही प्रयोग करनी होती है इसमें। आप भावनाओं में नहीं बहेंगे। राजनीतिक दबाव हरगिज नहीं डलवाएंगे, आर्थिक दबाव हरगिज नहीं डलवाएंगे। इसके अलावा 2 दबाव और होते हैं, मीडिया का प्रेशर और प्रशासनिक दबाव। यानी किसी आईएएस अफसर से कहलवा देना, सबसे बड़ा तो आईएएस अफसर ही है, किसी आईएएस अफसर से कहलवा देना। मुझे अपनी एक घटना याद है। मैंने एक बार मेरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे वीरेश कुमार जी, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की थी। वो 82 बैच के आईएएस, मैं 83 बैच का ट्रेजरी ऑफिसर। हम दोनों की ट्रेनिंग एटीआई नैनीताल में साथ साथ हुई थी। मैं पीसीएस अधिकारी, वो आईएएस अधिकारी। वो किसी विभाग में सचिव थे। मुझे मेरे विभाग के सचिव से कुछ कहलवाना था। मेरे ख्याल से शायद मैं अपना ट्रांसफ़र इलाहाबाद चाह रहा था। हालांकि नियमानुसार मुझे नहीं कहलवाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि वीरेश कुमार जी हैं, ये प्रमुख सचिव हैं दूसरे विभाग के, मेरे प्रमुख सचिव टी आर जोसेफ थे, उनसे ये कह देंगे तो जोसेफ साहब मान लेंगे और मुझे इलाहाबाद स्थानांतरित कर देंगे। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ें। हालांकि वो पढ़े, बस हमारे साथ नहीं रहे, अलग रह के पढ़े। वीरेश कुमार जी ने समझाया कि देखो दीक्षित जी, ये टी आर जोसेफ साहब बहुत सीनियर अधिकारी हैं, मैं भी प्रमुख सचिव हूँ और वो भी हैं, लेकिन वो मुझसे बहुत सीनियर हैं, उनसे कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। वो बुरा मान जाएंगे, फिर तुम्हारा बुरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा, आप समझते हैं उचित कि नहीं कहना है तो ना कहें, कोई बात नहीं है। तो वीरेश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। मैं उनसे मिला था क्योंकि मैं मिल सकता था, मेरे सहपाठी थे। इसके बाद क्या हुआ कि परिस्थितियों ने पलटा खाया। वीरेश कुमार जी स्वयं मेरे प्रमुख सचिव हो गए, मेरे विभाग के कर और निबंधन, जिसमें मैं असिस्टेंट कमिश्नर था। अब एक मसला आया जिसमें मुझे प्रमुख सचिव के थोड़े से फेवर की ज़रूरत थी। मैं वीरेश कुमार जी से मिला। मैंने कहा कि इस मामले को अगर आप देख लें, और अब तो मुझे सिफारिश भी नहीं करवानी है वीरेश कुमार जी से, प्रमुख सचिव से, क्योंकि वीरेश कुमार जी स्वयं प्रमुख सचिव हैं, यानी कि आप, अब तो आप स्वयं प्रमुख सचिव हैं। तो मुस्कराए, हंसे
हम लोगों को, मैं सपत्नीक मिला था, हम लोगों को चाय वाय पिलाई, कुशल क्षेम पूछा, बाल बच्चों की बात पूछी, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। जो मैं चाह रहा था वो नहीं किया। न्याय पर किया, जो कार्य न्यायपूर्ण होना चाहिए था, कोई फेवर मुझे नहीं किया उन्होंने। मुझे बुरा भी नहीं लगा। एक आदर्श अधिकारी को ऐसा ही करना चाहिए था। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। भले ही उन्होंने दोनों बार मेरी बात नहीं सुनी लेकिन मैं समझता हूं कि एक जस्ट अधिकारी ऐसा ही होता है। चाय पियो, खाना खाओ, प्यार से बातें करो, सब कुछ। पंचों की बात ठीक है, लेकिन परनाला वहीं बहेगा। एक कहावत है देहात में। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सुनने का नहीं, बात मानने का नहीं। बस यही नीति याद रखिए। एग्जाम के आंसर राइटिंग में करना वही है जो न्यायपूर्ण है, जो विधि अनुसार है। मैं थोड़ा सा फेवर चाह रहा था, और वो थोड़ा सा फेवर उन्होंने नहीं किया। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने वही किया जो उन्हें न्यायपूर्ण ढंग से करना चाहिए था। इसीलिए आज मैं उनका उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं। इसी प्रकार की एक अधिकारी थी, मोनिका गर्ग, जिन्होंने गोल्डन सूत्र मुझे दिया, जो मैंने आप लोगों को दिया है, कि एक अधिकारी को विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए, पोलाइट बट फर्म। याद रखिए। मेरी बॉस थी वो, नोएडा में। हालांकि उनकी कलम से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं फिर भी उनका प्रशंसक हूं, क्योंकि उन्होंने जो किया पद की गरिमा के अनुसार किया, व्यक्तिगत द्वेष मान के नहीं किया। वहीं मैं अपने परम मित्र मिश्रा जी से नाराज हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे मामले में, उनको एक जगह निर्णय लेना था, मेरे वो सीनियर हो गए थे, क्योंकि मैंने तो विभाग छोड़ दिया था 2001 में। उन्हें मेरे एक मामले में निर्णय लेना था, उन्होंने पता नहीं किस द्वेष के कारण मेरे अगेंस्ट निर्णय लिया, जबकि वो मेरे परम मित्र थे। पता नहीं कहाँ खुंदक खा गए थे। अब तो स्वर्गीय हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मैं उनसे क्षुब्ध रहूंगा। वो जहां भी हों, मैं उनसे नाराज हूं, क्योंकि उन्होंने न्यायपूर्ण निर्णय नहीं लिया। तो सदैव न्यायपूर्ण निर्णय ही उत्तर में आपको लिखना है। थैंक यू।